अंजलि हॉस्पिटल पहुंचती है। ये क्या? निहार फोन क्यों नहीं उठा रहा? आखिर कहाँ पर है वो? उसने तो कहा था कि वो घर से निकल गया है, तो अब तक तो उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं है अब तक। देखिए मैम, डॉक्टर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेंगे। ऑलरेडी काफी टाइम बीत चुका है। ठीक है नर्स, उनसे कहिए कि प्रोसीजर शुरू करें। उतने में मेरा बॉयफ्रेंड आ ही जाएगा, फिर उसके बाद टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है मैम। डॉक्टर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करते और वक्त रहते ही अंजलि का अबॉर्शन कर देते हैं, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में एडमिट रहती है। इसका नाम अंजलि है डॉक्टर। इसने बताया कि इसका बॉयफ्रेंड आ रहा है, तो ये उसी की राह देख रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं। लेकिन नर्स, हम पेशेंट को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इनके घर वालों को बुलाओ। फोन में लॉक नहीं है ना, तो नंबर निकालो और घर पर फोन घुमाओ राइट नाउ। ओके डॉक्टर। नर्स घर वालों को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। उस कलमुही ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं उसे नहीं बख्शूंगी। आने दो उसे। जानकी बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर इस समय क्या बीत रही है, और अंजलि की इस करतूत पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा निकालने का सही समय नहीं है। माँ जी, मैं स्वाति के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। उस मनहूस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वही रुक जाओ वंदना। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अंजलि की हालत ठीक नहीं होगी, इसीलिए हमें इस समय उसके पास होना चाहिए। अरे क्या पास होना चाहिए? मर जाती तो अच्छा होता। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा मुझे। देखिए दीदी, मैं आपके गुस्से को बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन जैसे कि माची ने कहा, ये सही समय नहीं है। और माफ करना, आप मुझे चाहे कितना भी क्यों ना रोक लो, मैं हॉस्पिटल जरूर जाऊंगी। चलिए माँ जी, आती हूँ मैं। फिर वंदना और स्वाति दोनों हॉस्पिटल जाती हैं। मत रो जानकी, संभाल अपने आप को। गुस्से में जानकी चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। ये तो क्या कर रही है जानकी? तेरे हाथों में चोट लग जाएगी। चोट लगती है तो लगने दो माँ जी। जो चोट अभी मुझे मेरी बेटी ने दी है, उस चोट के आगे ये सारी चोटें कम ही होगी। ना जाने वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उसे जन्म दिया था। अगर वो उस दिन मेरी कोख में ही मर जाती, तो आज ये दिन मुझे देखना ही नहीं पड़ता। अरे चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते। अगर उसके पापा और चाचा को ये बात पता चली, तो उन दोनों पर क्या बीतेगी? गली मोहल्ले में ये बात पता चली, तो वो लोग क्या कहेंगे? बाप रे, हर चीज का मैं सामना कैसे कर पाऊंगी? नहीं, मैं मैं जीना नहीं चाहती माँ जी। ये सब देखने से पहले मेरा मरना ही सही रहेगा। मैं खुद को जला देती हूँ, वही सही रहेगा। शांत हो जा जानकी। अरे पागल वागल हो गई है क्या तू? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे अंजलि का बाहर पेट निकला है क्या, या उसकी रिपोर्ट किसी के हाथ लगी है? नहीं ना। और रही बात उसके बाप और चाचा को पता चलने की, तो वो दोनों आधा साल काम के सिलसिले में बाहर गांव रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और 1 महीने के अंदर ही अंजलि दर्द से ठीक भी हो जाएगी। इसलिए तू चिंता मत कर और शांत हो जा। सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख जरा। इस तरह समझा समझा कर इंदु जानकी को शांत कराती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंजलि को बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है, और उसे होश आने पर सब पता चलता है। स्वाति और चाची जी, आप दोनों यहाँ पर, मतलब घर पर सब पता चल गया? हाँ अंजलि, ताई जी तो बहुत गुस्से में है। ओह नो, लेकिन ये सब कैसे हो गया? हॉस्पिटल से ही कॉल आया था। निहार का मैसेज भी आया है तुम्हारे फोन पर। उसने आखिरी मैसेज के तौर पर कहा है कि वो अब तुम्हारे साथ आगे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, और वो इन सब के लिए बहुत शर्मिंदा है।
लेकिन अपनी और अपने परिवार की इज्जत के लिए उसे तुमसे दूर होना पड़ेगा। और उसने रिक्वेस्ट भी की है कि तुम उसे फिर कभी कांटेक्ट करने की कभी कोशिश मत करना। और बस इतना ही नहीं, उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? अंजलि बहुत रोती है। तभी वंदना और स्वाति उसे संभालते हैं। फिर घर आने पर जानकी दरवाजे पर ही खड़ी होती है। तू अंदर नहीं आएगी, निकल जा यहाँ से। अरे क्या भी दीदी, अंजलि की हालत इस समय ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब ये सब मत कीजिए। तुम तो चुप ही हो जाओ वंदना, हर जगह तुम्हें भारत माता बनना होता है। ये मेरी बेटी है, तो इसकी माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। मैं इस लड़की को घर की दहलीज पार करने ही नहीं दूंगी। और अगर इसे घर के अंदर आना है तो मेरी लाश को पार करके जाना होगा। मुझे माफ कर दो ना माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। आपके मन पर जीवन भर के लिए बहुत ही गहरी चोट पहुंचा दी है मैंने, जिन पर मैं चाहे कितना भी मरहम क्यों ना लगा लूं, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं सच में नहीं जानती माँ कि ये सब कैसे हुआ। अरे चुप कर, तू कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। स्टडी ट्रिप बोलकर अच्छा खासा चूना लगाया है तूने मुझे। अरे ये सब करने के बाद तू किसी ट्रक के नीचे आकर मर क्यों नहीं गई? जानकी, ये सब तो क्या बोले जा रही है? अब जो गलती इस नालायक ने की है वो समय में पीछे जाकर ठीक हो पाएगी क्या? नहीं ना। और इसने अबॉर्शन कर दिया है, इसलिए सारा मामला वही खत्म हो गया है। तो यहाँ दरवाजे पर फालतू का तमाशा करके गली मोहल्ले के लोगों को सब बताना है क्या तुझे? दिखाना चाहती है सारा तमाशा? नहीं ना, इसीलिए चुप रहे और इसे अंदर आने दे। अरे ये बेचारी इस हालत में कहाँ जाएगी? उसी कमीने के पास जिसके साथ इसने, छी, मुझे तो इसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। वो लड़का इसे छोड़ चुका है, इसलिए जाने दे। अब जो हुआ सो हो गया, इसे हम ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकते। तू अपना दिमाग शांत रख और हट जा रास्ते से। अंजलि, चल अंदर आ बेटा। इंदु के शांत करने पर जानकी अंजलि को घर के अंदर आने देती है। अंजलि अब पूरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ निहार से मिला हुआ धोखा और जुदाई, वहीं दूसरी तरफ माँ की नाराजगी और नफरत। अरे दादी आप? ना बेटा, उठकर मत बैठ, लेटी ही रहे। ये दूध और दवाई लेकर वंदना तेरे पास ही आ रही थी, लेकिन मैंने ही उसे कहा कि मुझे ही दे दे। मैं तुझसे मिलने आ रही थी ना। ले बेटा, इसे खा ले। वैसे दादी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी जगह पर कोई और दादी होती तो उसने माँ से भी ज्यादा गुस्सा दिखाया होता, शायद मुझे मारा भी होता। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत समझ कर लिया है आपने। देख बेटा, तूने जो भी किया वो बहुत गलत है और उसके लिए मैं तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे हादसे ऐसी नाजुक उम्र में ही होते हैं। जवानी के जोश में हमें होश नहीं रहता। और साथ ही तेरी माँ, उसने भी तुझे कभी खुला नहीं रखा। फिर जब तुझे कुछ पलों के लिए आजादी मिली तो उसमें ही तो बेहद खुश होकर अपना होश खो बैठी। हाँ दादी, मैं माँ के पास जाऊँ क्या? उनसे बात करूं? अरे नहीं बेटा, इस समय तू उसे अकेला ही छोड़ दे, वरना उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। हाँ दादी, वो तो है। देख बेटा, अब तू केवल अपनी सेहत पर ध्यान दे। स्वाति ने कॉलेज में बात कर ली है, 2 महीने तेरी पढ़ाई अब ऑनलाइन ही होगी और कॉलेज वाले भी मान गए हैं। थैंक गॉड। घर वाले अंजलि का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे वो भी अपने दर्द से ठीक होने लगती है। लेकिन एक घर में रहकर भी जानकी अंजलि की शक्ल तक नहीं देखती। माँ, आज आपका जन्मदिन है ना? ये देखिए,
मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये स्वेटर बुना है। जन्मदिन मुबारक हो माँ। अब माफ भी कर दो ना अपनी बेटी को। कितने दिन नाराज रहोगी मुझसे? चली जा यहाँ से। आज मेरा अच्छा दिन है, इसीलिए तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरा दिन खराब नहीं करना। प्लीज माँ, मैं बहुत टूटी हुई हूँ। इस मुश्किल घड़ी में मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है माँ। आपके गले लग के रोना है मुझे। आपकी गोदी में सर रखकर सोना है। प्लीज अपने पास ले लो ना मुझे। इस तरह दूर मत करो ना माँ। प्लीज माँ। मुझे तेरे साथ कोई बात नहीं करनी। निकल जा यहाँ से। आपने तो मुंह उस तरफ फेरा हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ माँ कि आपकी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपका भी दिल यही कर रहा है मेरे पास आकर अपने गले लगाने का। पर आप ये सब अपने दिल पर पत्थर रखकर कर रही हो। क्यों माँ? मत दो ना मुझे इतनी चोट। हो गई मुझसे गलती। आपको हो तो मैं 100 बार उठक बैठक कर देती हूँ, या फिर कोई सजा आप ही दे दो मुझे। पर इस तरह मुंह मत फेरो मेरे सामने माँ। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन आपका मुझसे यूं रूठे रहना नहीं। मैंने कहा ना तुझसे, निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं मुड़कर तेरे मुंह पर दरवाजा बंद करूं। निकल जा यहाँ से। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। आप कह रही हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और वंदना एक दिन जानकी को समझाने जाती है। दीदी, अब छोड़ भी दो ना ये गुस्सा। रो रोकर अंजलि की तबीयत ठीक होने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। कल तो उसने अपनी दवाइयां भी नहीं खाई। वो हर रोज आपके लिए रोती है। उसे आपके आंचल की जरूरत है दीदी। मैं या माँ जी चाहे उसे कितना भी प्यार क्यों ना दे दे, माँ की ममता तो आखिर माँ की ममता ही होती है। उस लड़की ने वो गलत काम करते समय अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर तो है ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन अब वही सब कह कह कर क्या कर सकते हैं हम। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही कहती थी कि उसे इतना दबाव में मत रखो। बच्चों को आजादी देना बहुत जरूरी है, लेकिन एक नियमित रूप से, जिससे वो लोग उसका गलत फायदा भी ना उठा पाए और वो हमारे काबू में भी रहे। अब तुम सिखाओगी क्या मुझे? मैं आपको सिखा नहीं रही दीदी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना। चली जाओ यहाँ से। जानकी की इस नफरत को देखकर एक दिन अंजलि घर छोड़कर चली जाती है और वो अपने पीछे बस एक चिट्ठी छोड़ देती है। मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन आपकी नाराजगी से मेरी जान जलती है। नहीं रह सकती मैं ऐसे माहौल में। आपको मुझसे बहुत तकलीफ है ना, तो मैं जा रही हूँ अब, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, दूसरे शहर में। अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वंदना। मेरी अंजलि को कॉल करो वंदना। पता नहीं कहाँ गई होगी वो। ताई जी, मैंने अंजलि को कई बार कॉल किया ताई जी, और मैसेज करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही और मैसेजेस का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही। अगर वो दूसरे शहर भी जा रही है तो वो जरूर बस से ही जा रही होगी और वो अब भी निकली नहीं होगी। मुझे फौरन निकलना होगा और उसके पास जाकर उसे रोकना होगा। जानकी फौरन बस स्टॉप पहुंचती है और वो बस में चढ़ ही रही होती है कि अंजलि उसे रोक लेती है और उसे कसकर गले से लगाती है। माँ, मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। गलती तो मैंने की है ना, तो आप क्यों माफी मांगोगे? फिर भी बेटा, मैंने तुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया और कहा जाने वाली थी तू अपनी माँ को छोड़कर। खबरदार जो आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। काश मैंने तुझे अपने संस्कारों के पिंजरे में कैद ना रखा होता और वैसे ही परवरिश दी होती, तेरे साथ वैसे ही पेश आती।
जैसे कि वंदना स्वाति के साथ आती है। लेकिन अब मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा कि मैं तुझे कभी भी किसी पिंजरे में कैद नहीं रखूंगी। इस तरह अंत में दोनों माँ बेटी एक हो जाती हैं और घर जाकर जानकी वंदना से भी माफी मांगती है और फिर पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहता है। ये कहानी है कंचन की, जिसका रंग काला होता है। वो अपनी माँ सरिता, 4 भाई और भाभियां अक्षरा, प्रार्थना, जास्मीन और बानी के साथ रहती हैं। उसकी चारों भाभियां गोरी होती हैं। एक रोज, क्या बात है बहू, तुम दोनों की पसंद तो काफी अच्छी है। अब तो मैं दिवाली में यही साड़ी पहनूंगी और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा माँ जी? आपको पता है, हमने बाजार में 2 घंटे सैर की और उसके बाद जाकर ये साड़ी पसंद आई हमें। हाँ माँ जी, हमने बानी और जास्मीन के लिए भी साड़ियाँ लाई हैं और तो और कंचन के लिए भी हमने दिवाली के लिए लहंगा लाया है। ये देखिए, है ना एकदम प्यारा? बहुत खूब अक्षरा, ये रंग तो कंचन के काले रंग पर बहुत जचेगा, वरना ज्यादा गहरे रंग उस पर सूट नहीं करते और वो उसमें बहुत बुरी लगती है। बस कीजिए माँ, जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ तो कहती ही रहती हूँ, वो भी इन बाहर वालों के सामने। आवाज नीचे कर कंचन। पहली बात तो ये है कि ये तेरी भाभियां हैं, कोई बाहर वाली नहीं। और दूसरी बात, मैं कुछ भी क्यों बोलूं? अरे तुझे मैंने 50 बार कहा है, ये लेप लगा, वो साबुन लगा, लेकिन नहीं, तू कभी मेरी बात को गंभीरता से लेती ही नहीं। अरे तुझे काली से गोरा करने के लिए मैंने कितनी सारी कोशिशें की हैं, लेकिन तुझे तो बस काली ही बनकर रहना है। और अगर तू ऐसी ही रही तो तुझे आगे चलकर कोई पसंद नहीं करेगा। करेगा माँ, कोई ना कोई तो मुझसे शादी जरूर करेगा और मैं एक अमीर और अच्छे खानदान की बहू भी बनूंगी। अब पापा भी तो काले थे, लेकिन फिर भी आप जैसे गोरी और सुंदर लड़की ने उनसे शादी कर ली ना। अब आप ही बताइए, क्यों की आपने पापा से शादी? क्योंकि पापा के पास पैसे थे। ये तो क्या बकवास कर रही है, जरा तमीज से पेश आ, नालायक कहीं की। ओफो माँ, अब ज्यादा एक्टिंग मत करो आप। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने पापा को क्यों चुना, और ठीक वैसे ही मेरे पैसे देखकर मुझे भी कोई ना कोई हैंडसम लड़का पसंद जरूर करेगा और मेरी भी लाइफ सेट हो ही जाएगी। फिर क्या हुआ अगर मेरा रंग काला हुआ तो? उसके अलावा तो मेरे पास सब कुछ है ना, जिसके लिए बाकी सभी लोग रोते फिरते हैं। अपनी ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे और अपने इस काले रंग को ठीक कर। ये पूरी तरह जाने से रहा, लेकिन तू इसे कम तो कर ही सकती है ना। देख कंचन, मैंने तेरे लिए दुबई से एक फेस वॉश मंगवाया है और एक साबुन भी है उसके साथ में, तो कल से तू वही लगाएगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली माँ। अरे आपने तो मेरे चेहरे पर 50 से 100 एक्सपेरिमेंट कर भी लिए हैं और कितने सारे डॉक्टर को भी दिखाया है, और अगर मेरा कालापन जाना होता तो वह कब का चला जाता। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ना जाने वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझ जैसे ढीठ को मैंने पैदा कर दिया। अरे मनहूस घड़ी वो नहीं, मनहूस तो। अरे बस बस, अब ये सब रहने भी दो ना, त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर में झगड़े होना अच्छी बात नहीं है। हाँ कंचन, ये देखो, अक्षरा और मैंने तुम्हारे लिए प्यारा सा लहंगा लाया है। दिवाली की रात में तुम यही लहंगा पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छी दिखोगी, है ना माँ जी? अरे अपना ये 2 कुड़ी का लहंगा आप अपने पास ही रखिए। आप चारों तो गरीब घराने से आई हो, इसलिए ये बाजार में लटकने वाले सस्ते लहंगे खरीद कर पहन भी लेती हूँ और खुद को कहीं की हीरोइन समझती हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं जो कुछ भी पहनती हूँ वो डिजाइनर होता है। और देखना आप, मेरा दिवाली का लहंगा भी एकदम डिजाइनर होगा। कंचन, अपनी भाभी से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे इनका कोई क्लास भी है क्या जो ये मेरी भाभी कहलाए? इतना कहकर कंचन वहां से चली जाती है। तुम दोनों इसकी बातों का बुरा मत मानना, दिमाग से थोड़ी पैदल है ये।
मेरे चारों बेटे तो एकदम अच्छे हैं, लेकिन ये एक लड़की ही इतनी बददिमाग निकली। लेकिन माँ जी, आपको कंचन के साथ इतनी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। अब वह जैसी भी है उसे वैसे ही रहने दो ना। हाँ माँ जी, मेरा भी यही कहना है। जितना आप उसके साथ सख्ती से पेश आओगे, उतना ही उसका स्वभाव और खराब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये उन्हीं में से एक है। अरे इसे मैंने ना जाने कितनी बार कहा है कि अपने काले रंग को ठीक कर, लेकिन ये लड़की तो बस अपने घमंड में ही रहती है। इसे लगता है कि इसके बाप ने इसके नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो ये उन पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन आजकल के लड़के इतने भी पागल नहीं हैं। माना कि वो पैसा भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ लड़की के खूबसूरती भी देखते हैं। अरे आजकल तो कोई भी काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता, और इसीलिए मुझे उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भविष्य के बारे में चिंता करते करते मेरा चेहरा भी इसकी तरह एकदम काला पड़ जाएगा। सरिता का अपनी चारों बहुओं के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, और ये देखकर कंचन को और जलन होती है। फिर दिवाली की रात, जब वो लहंगा पहनकर उन फोटोज को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, तभी ओ माय गॉड, मेरे फोटोज पर तो कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। लेकिन ये क्या? अरे ओ कल्लो, दिवाली की रोशनी में भी तेरा चेहरा चमक नहीं पाया, तू फिर भी काला कोयला ही लग रही है। हैशटैग काली की दिवाली। तुझे तो रात में केवल उल्लू ही देख सकता है। काली कलूटी है या ब्लैक ब्यूटी? ये सब क्या है? नहीं, मैंने सोचा कि कोई अच्छे कमेंट आए होंगे, लेकिन ये सारे कमेंट तो एकदम बुरे हैं। क्या मैं सच में इतनी बुरी लगती हूँ? क्यों भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? अब गुस्से में आकर कंचन कमरे में तोड़फोड़ करने लगती है। तभी वहां पर उसका भाई विपुल आता है। अरे ये तू क्या कर रही है कंचन? रुक जा। अरे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या तुझे, जो तू ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रही है? और मैं क्या करूं भैया, आप तो लड़के हो। आप काले होने के बाद भी आपकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, और एक मेरी लाइफ है। मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक सबने बस मेरे रंग का मजाक ही उड़ाया है। देख कंचन, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? अगर हमें ऊपर वाले ने ये काला रंग दिया है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। देख, तू काली जरूर है, लेकिन तेरे कालेपन में भी सुंदरता छुपी हुई है, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, ना कि तेरा मन रखने के लिए कह रहा हूँ। और देखना तुझे भी कोई प्रिंस चार्मिंग लड़का जरूर मिलेगा। जैसे हम चारों भाइयों को इतनी गोरी और सुंदर बीवियां मिली है, और वो हम चारों से इतना प्यार भी करती है। अब चल, त्योहार वाले दिन यूं उदास मत बैठ, और हमारे साथ बाहर फटाके जला। और मैंने तो तेरे लिए तेरे फेवरेट फटाके लाए हैं। नहीं भैया, आप कह ही रही हो कि मुझे भी कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे आप लोगों की तरह किसी गरीब घर से रिश्ता नहीं जोड़ना है। मैं तो एक अमीर और हैंडसम लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ, और तो और मेरा ससुराल भी एकदम रॉयल होना चाहिए। देखा, यही तो तेरी गलती है। तुझे जो मिलता है तू कभी उसमें खुश होती ही नहीं, और जो तेरे हाथ में है उन चीजों पर तू कभी काम नहीं करती। अरे माँ ने तेरे लिए ना जाने कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, वो भी कहाँ कहाँ से। यूरोप, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, हिमाचल, हर जगह से। लेकिन तूने तो उनमें से किसी का इस्तेमाल तक नहीं किया, और बस एक ही राग अलपती रहती है कि तेरे पैसे देखकर तुझे कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कंचन। तुझे अपने स्वभाव में और अपने बाहरी रूप में भी बदलाव लाना चाहिए, वरना कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। बस कीजिए भैया, आप भी माँ की तरह ही ज्ञान दे रही हो। अरे मुझे तो यहाँ पर कोई समझता ही नहीं है। सबको बस मुझे टीचर बनकर ज्ञान देना आता है, जबकि मुझे इस फालतू के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप, और जाकर एंजॉय कीजिए। अरे पर कंचन वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज
जब घर में जास्मीन और बानी की सहेलियां आकर जाती हैं, तभी अरे आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन क्या हुआ कंचन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मेरे बेडरूम को आप लोगों ने क्या समझ के रखा है? डाउन मार्केट मोहल्ले का पब्लिक बाथरूम? अरे थोड़ी देर पहले जब आप दोनों गरीब फटीचर की सहेलियां आई थी, तब वो दोनों मेरे बेडरूम के बाथरूम में क्यों गई थी? घर के बाकी बाथरूम में आग लगी थी क्या? ऐसी बात नहीं है कंचन। दरअसल बाकी बाथरूम की सफाई चल रही थी और सिर्फ तुम्हारा ही बाथरूम खाली था। इसीलिए हमने ही उन्हें कहा था कि वो जाकर तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करे। देखिए, इस बार मैं बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार से मेरे बाथरूम में आप चारों ने मुझसे बिना पूछे कदम भी रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे बस करो कंचन, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। ओए तुम हम चारों को इतना पराया क्यों समझती हो? हम तो तुम्हारी भाभियां ही है ना, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक तुम हो जो हमसे कभी ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासी लोगों से ही बात करती हूँ। ऐसे एरे गेरे गरीबों के में मुंह तक नहीं लगती। और वैसे भी आप जैसे कोरे लोग तो बस बाहर से ही अच्छे होते हो, लेकिन अंदर से एकदम बुरे होते हो। अरे बचपन से देखा है मैंने, आप जैसे कोरे लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। बहुत नाम रखते थे वो मुझे। मैं समझ सकती हूँ कंचन, लेकिन हम उनके जैसे थोड़ी ना हैं। तुम हमसे तो ठीक से बात कर ही सकती हो ना। अरे हम चारों तुम्हारी भाभियां नहीं, सहेलियां बनकर रह सकती हैं, और हम पांचों मिलकर कितने अच्छे से रह सकते हैं। क्यों जास्मिन? हाँ बानी, एकदम सही कह रही हो तुम। अरे चुप हो जाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सबके इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मन ही मन आप चारों को बड़ी खुशी होती है। मुफ्त का मनोरंजन जो हो जाता है आप लोगों का। जब भी माँ मुझे दांतती फटकारती है और जब मुझे कोई मेरे काले रंग को लेकर चिढ़ाता है, तब आप लोगों को मन ही मन बहुत खुशी होती होगी। सब जानती हूँ मैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कंचन? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने मन में तुम ऐसे बुरे भाव भरकर रखोगी तो कैसे चलेगा? जरा अपनी आंखों पर ये चढ़ा हुआ बुरे भाव का चश्मा हटा दो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे इसके चलते तो तुम हर किसी को बुरा ही समझोगी। हाँ कंचन, प्लीज जरा अपनी सोच बदलो, फिर देखो सब कुछ बदल जाएगा। अरे आप लोग होते कौन हो मुझे सुझाव देने के लिए? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अरे आप चारों जितनी अच्छी बनती हो उतनी हो नहीं। ये सब तो बस आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की एक्टिंग होती है। और मुझे अच्छे से पता है कि आप चारों ने मेरे भाइयों के पैसे देके हैं, इसीलिए उनसे शादी की। क्या? चलिए अब चाहिए यहाँ से, और दोबारा मेरे कमरे में बिल्कुल मत आना। देखना जास्मीन, ये कंचन किस तरह की बातें कर रही है। हम तो इसे इसके अच्छे के लिए समझा रहे थे, लेकिन ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसने तो सीधे सीधे हमारे चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। अरे हम क्या इतने गिरे हुए हैं क्या जो पैसों के लिए शादी करें? अब तेरे मन में क्या है ये तो तू अच्छे से जानती है, इसलिए कंचन की बुराई उसके पास ही रहने दे। तू ही समझदारी दिखा और चुप हो जा, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगने से बात और बढ़ती है। माँ जी कभी कभी सच ही कहती है कि ऐसे धीट लोग जल्दी नहीं सुधरते। फिर एक रोज जब घर में सरिता की सहेली राइमा आती है, तभी क्या बात है सरिता? अरे इतनी मलाई जैसे गोरी और खूबसूरत बहुएं तुझे कहाँ से मिली? मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे चारों बेटों को इतनी अच्छी बीवियां मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी भला? मेरे बेटे भी क्या कम हैंडसम है क्या? माना कि वो चारों काले हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने कि कंचन है। कंचन का रंग तो पूरे अपने पापा पर गया है, लेकिन मेरे चारों बेटों का नैन नक्श एकदम अच्छा है। हाँ बहन, कहा वो तुम्हारी बहू है और कहा तुम्हारी बेटी कंचन। उनकी और उसकी खूबसूरती में तो जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों की ये बातें कंचन सुन लेती है। जिसे देखो बस मेरे भाभीियों की तारीफों के पुल बांधता रहता है। पहले सब मेरे कालेपन को कम कोसते थे,
कि अब मेरी ये भाभियां आने के बाद मेरी तुलना उनकी सुंदरता के साथ की जाती है और साथ में मेरी बुराई भी होती है। और इस सब की जड़ है मेरी भाभियां। लेकिन अब बस, अब तो मैं उनकी खूबसूरती को बिगाड़ कर ही रहूंगी और उन्हें भी मेरी तरह काला बना दूंगी। अब कंचन चालाकी से सरिता के लाए हुए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मिलावट कर देती है। माने ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भाभीियों के लिए लाए हैं ताकि उनके चेहरे और चमक उठे। लेकिन अब मैं इसमें मिलावट करूंगी, जिसके बाद ये सारे खराब हो जाएंगे। और जब मेरी ये प्यारी सी भाभी इसे अपने चेहरे पर लगाएगी, तभी वो एकदम काली सावली हो जाएगी। लेकिन घर में काम कर रहे स्टाफ उन प्रोडक्ट्स को यहाँ वहां रख देते हैं। चलो, अब मैं नहाने जाती हूँ। लेकिन मेरा फेस वॉश और साबुन तो खत्म हो गया था, तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर कैसे आ गए? लगता है इसे माँ ने लाया होगा। एक बार इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, फिर बाद में इसे बंद कर दूंगी। वैसे भी कोई चमत्कार तो होने से रहा, और अगर मैंने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो फिर माँ मेरा अगले एक हफ्ते तक वापस दिमाग खाएगी। कंचन ने मिलावट किए हुए प्रोडक्ट और सरिता ने लाए हुए प्रोडक्ट के डब्बे एक जैसे ही होते हैं, और कंचन उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जिनमें उसने मिलावट की होती है। और उसे लगाने के बाद, ओह नो, मेरा चेहरा तो पहले जितना काला था उससे भी ज्यादा काला हो गया है, और अब तो मैं खुद को देख ही नहीं पा रही हूँ। लगता है मैंने जिन प्रोडक्ट में मिलावट की थी वही प्रोडक्ट्स घूम फिर कर मेरे हाथ लग गए हैं। ये क्या हो गया? मेरी चाल तो मुझ पर ही भारी पड़ गई। अरे क्या हो गया तेरे चेहरे को? अरे नालायक, तू तो अब एकदम अफ्रीका से आई हुई निग्रो लग रही है। बस कीजिए माँ, ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है। मैंने आपके लाए हुए प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया है और ये उसी का नतीजा है। और अब से मैं आपका कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे ये तो क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लाए हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके आज तेरा ये कालापन थोड़ा कम हो गया है, और अब ना जाने तूने ऐसी कौन सी करामात कर ली जिस कारण तू पहले जितनी काली थी उससे भी और ज्यादा काली हो गई है। आप चाहिए यहाँ से माँ। ना जाने मेरी किस्मत में क्या चल रहा है, और आपका तो गोरी होकर भी कोई फायदा नहीं है। 5-5 बच्चे पैदा किए, लेकिन एक भी बच्चा गोरा पैदा नहीं किया। पांचों के पांचों एकदम काले पैदा कर दिए। हाँ तो तुम सब अपने काले बाप पर गए हो ना, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे सारा कसूर आपका ही है माँ। आप मेरी माँ नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। कंचन को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक रोज अचानक से उसके लिए सरिता एक अमीर घराने का रिश्ता लाती है। क्या बात कर रही हो माँ? आपकी वो अमीर सहेली मालविका खन्ना, आपने उसके हैंडसम बेटे का रिश्ता लाया है। वाह माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब बोलना कि मैं तेरी दुश्मन हूँ? अरे तेरे लिए मैंने इतने अच्छे घर का रिश्ता लाया है, तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए। वैसे माँ, वो लोग हमसे ज्यादा अमीर नहीं हैं, उल्टा हम ही उनसे दुगना या तिगुना अमीर होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मालविका आंटी के बेटे रौनक को देखा है और वो काफी हॉट एंड हैपनिंग है। मैं तो अभी से ही अपने आप को उसके साथ फेरे लेते हुए सोच रही हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। देखा भाभी, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ऐसे वैसे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और शादी करूंगी तो किसी रॉयल खानदान में ही करूंगी, और मेरा पति तो एकदम हीरो टाइप मटेरियल रहेगा। क्यों, आप दोनों की बोलते बंद क्यों पड़ गई? अब पड़ेगी भी क्यों नहीं, मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता जो आया है। अब कंचन 7वें आसमान पर होती है और उसमें अब पहले से भी ज्यादा तेवर आ जाता है। अरे कंचन बेटा, अब तो ये लेप लगा ले अपने चेहरे पर, माना कि वो मेरी सहेली है और उसे भी अपने बेटे का रिश्ता हम जैसे अमीरों के साथ जोड़ना है। लेकिन थोड़ी तो अच्छी लग उसके सामने। अगर तू ये लेप लगातार 4 से 5 दिनों तक लगाएगी तो तेरा कालापन हल्का सा कम हो जाएगा। ठीक है माँ, आप इतना कह रही हो तो मैं लगा देती हूँ।
एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच माँ। एक नंबर की मतलबी लड़की है तू। अरे कल तक तो मैं तेरी दुश्मन थी, पर अब मुझ पर प्यार बरस रहा है। अब क्या कहे इन आजकल की औलादों को। राम राम राम। ओफो माँ, अब अपनी ये तानी वानी कसना बंद कर दो और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अरे अभी तक तेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, उसके लिए अभी वक्त है मैडम। आप उसकी फिक्र मत करो माँ, हमारे पास तो कितना पैसा है, तो वो लोग हमें मना कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों में कंचन को देखने के लिए मालविका अपने बेटे रौनक के साथ आती है। मालविका जी, हमारी तरफ से तो हाँ ही है। आपका बेटा मेरी बेटी के लिए एकदम बेस्ट है। अब आप अपनी तरफ से फैसला बता दीजिए। अरे सरिता जी, मेरा फैसला मायने नहीं रखता। अब मेरे बेटे को जो ठीक लगे मैं तो वही करूंगी। आफ्टर ऑल ये उसकी खुशियों का सवाल है। वैसे इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगी कि दोनों एक दूसरे से अकेले में मिले और आपस में बात करें, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। हाँ, ये भी सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों जाकर अकेले में बात करो। फिर कंचन और रौनक दोनों अकेले में बात करने जाते हैं। फिर तभी कंचन रौनक को उसके कमरे में रखी हुई सारी महंगी महंगी चीजें दिखाने लगती हैं। ये देखो रौनक, ये मैंने लंदन से लाया है और ये बैंकॉक से। है ना अमेजिंग? मैं तो बचपन से बहुत घूमी हूँ। वो रहा मेरा क्लोजेट, उसमें सब कुछ डिजाइनर और ब्रांडेड है। देखो कंचन, हम दोनों जब से मिले हैं तब से तुम बस अपनी अमेरिका प्रमोशन ही किए जा रही हो। अरे 2 मिनट जिस बारे में बात करने आए हैं उसके बारे में भी तो बात कर लेते हैं ना। अरे हाँ, सॉरी, हाँ मैं तो भूल ही गई। देखो कंचन, मेरी मॉम के सामने मैं तुम्हें गलत कहता तो वो मुझे दाव देती, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें अकेले में साफ साफ कह रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी काली और बदसूरत लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाना। अरे मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम हूँ, फिर तुम मेरे साथ कैसी लगोगी? क्या? और नहीं तो क्या। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मेरे पीछे तो कई सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन मेरी माँ तो एकदम लालची है, जो तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर अपने बिजनेस में फायदा करवाना चाहती है, और इसीलिए वो मुझे तुम्हारे गले बांध रही है। लेकिन प्लीज अपनी ये दाल कहीं और जाकर गलाओ। मेरा नाम रौनक है, और अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी में तुम्हारे कालेपन से अंधेरा आ जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इस तरह रौनक कंचन को रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रौनक मुझे मना कैसे कर सकता है? मेरे पास तो कितनी सारी दौलत है, और उसके बावजूद भी उसने मुझे ठुकरा दिया। मैंने उससे कितनी उम्मीदें रखी थी, कितने सपने सजा दिए थे मैंने, लेकिन एक पल में ही सब खत्म हो गया, और मैं तो बस देखती ही रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। अब ये रोने और सर पटकने से क्या फायदा है? जब वक्त था तब तो तेरी अकल घास चढ़ने गई थी ना। अरे तुझे मैंने ना जाने कितनी बार समझाया कि मेरी बात गंभीरता से ले और अपने रंग को जरा ठीक कर। पूरी तरह से ना सही, लेकिन आधा कालापन तो कम हो सकता है ना। लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी और हमेशा की तरह अपनी ही मनमानी करती रही। लेकिन अब देख, तेरी ही मनमानी तुझ पर कितनी भारी पड़ रही है। बस भी करो माँ, अब और कितना कोसोगी मुझे? कोसूंगी, और अब तो मैं 1000 बार कोसूंगी। और अब बस हुआ, अब मैं तुझे तेरे हाल पर ही छोड़ने वाली हूँ। बहुत सोच लिया मैंने तेरे बारे में, लेकिन तू है कि अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अरे तुझे लगता है कि तू अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकती है, पति भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ी डींगे हाँक रही थी ना कि हमारे पास तो सब कुछ है, तो लड़के वाले हमें मना कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन लड़के ने मना कर ही दिया ना, और कारण क्या बताया? ये तेरा काला रंग और तेरी ये बदसूरती। अरे तू किसी लायक नहीं है, और अब से मैं तेरे भविष्य की जरा भी चिंता नहीं करूंगी। ऐसी ही रहे तू,
नालायक कही की। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है। माँ जी, बस भी कीजिए ना आप। अब कितना सुनाओगे कंचन को? हाँ माँ जी, वो पहले ही रौनक के रिजेक्शन से दुख में है। उसने बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया और सब कुछ उसके लिए बस सपना बनकर रह गया। और माँ जी, इस समय उसे प्यार और सहारे की जरूरत है, ना कि डांट और फटकार की। दिमाग खराब हो गया है मेरा। वो लड़का रौनक, वो भी मान जाता। अगर इसका कालापन थोड़ा और कम होता, अगर ये सही से पेश आती, तो सब ठीक हो जाता और हम अभी उसके शादी की तैयारियां कर रहे होते। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया और इन सब में सारा दोष उस कंचन का ही है। बहुत घमंड है ना उसमें, लेकिन अब उसे अपने घमंड की सजा मिल रही है। ऊपर वाला किसी को नहीं बख्शता। बस कीजिए माँ जी, प्लीज शांत हो जाइए आप। कहीं आपका बीपी हाई ना हो जाए। अब जो हो गया सो हो गया। प्लीज आप उसे अकेला छोड़ दीजिए। कल सुबह हम सब जाएंगे उसके पास। जो करना है करते बेटो, मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अब पीछे हट रही हूँ। वो जीवन में आगे खुश रहे या उदास रहे, अब वो उसके हाथ में है और उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी है, तो अब उसे ही सब ठीक करना होगा। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है। माँ जी तो कुछ भी बोली जा रही है। एक माँ होकर भी वो ये सब कैसे बोल सकती है? अब उन्हें भी समझना चाहिए ना कि कंचन ने अपने जीवन में काले रंग के कारण कितना दुख झेला होगा। माँ का गुस्सा ऐसा ही होता है, उसके पीछे प्यार और चिंता छुपी होती है। वो भले ही ऊपर ऊपर से कंचन के लिए बुरा बोलती होंगी, लेकिन भीतर से उन्हें भी बहुत दुख हो रहा होगा। बस वो उसे अपने गुस्से के जरिए बाहर निकाल रही है। वैसे इन दोनों माँ बेटी के बीच बोलने वाले हम कोई नहीं होते। चलो सो जाते हैं, फिर कल सुबह जल्दी उठकर कंचन के पास जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठकर अक्षरा और प्रार्थना दोनों साउथ इंडियन खाना बनाती हैं और वो उसे कंचन के पास लेकर जाती हैं। ये देखो कंचन, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। डोसा, इडली सांभर, मेदू वड़ा और तुम्हारा स्पेशल उत्तप्पा भी बनाया है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खा लो इसे। जानती ही कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत टफ था, लेकिन कोई बात नहीं कंचन, ये जीवन है ना। आज गम के काले बादल हैं, तो कल खुशियों की बारिश भी जरूर बरसेगी। बस हार ना मानकर सदा मुस्कुराते हुए हर मुसीबत और दुख का हमें सामना करना ही चाहिए। अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। आखिर आप दोनों क्या चाहती हो? कल इतना सारा मनोरंजन मिला है, वो काफी नहीं है क्या? मैं सब जानती हूँ। आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, जब रौनक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब यहाँ मेरे पास आप तमाशा बनाने के लिए आई हूँ। अरे नहीं खाना मुझे ये कुछ भी, और दफा हो जाइए यहाँ से। अरे नहीं कंचन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन अब उस दुख के साथ ही जीने से क्या फायदा। इसीलिए तुम्हें खाना तो खाना ही होगा, और अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ सकती हो ना। हाँ कंचन, अरे तुम जरा अपना नजरिया बदलो। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो वो हमारे लिए मनोरंजन कैसे हो सकता है? अरे तुम तो हम चारों की इकलौती ननंद हो, और हम तो बस तुम्हें हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए प्लीज कंचन, हमें अपनी सहेली समान समझो और थोड़ा खा लो। देखो, तुम्हारे लिए रौनक तो क्या, उससे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम और ज्यादा अमीर लड़का लिखा होगा तुम्हारी किस्मत में। और नहीं तो क्या कंचन, और वो होता कौन है तुम्हें रिजेक्ट करने वाला? उसकी तो ऐसी की तैसी। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये तुम्हारा फेवरेट साउथ इंडियन प्लेटर खा लो। प्लीज कंचन, मान जाओ ना। लगता है आप दोनों को बातों से कहा गया कुछ भी समझ नहीं आता। फिर कंचन प्रार्थना और अक्षरा को धक्का मारकर अपने कमरे के बाहर निकालती है और ये सब सरिता देख लेती है। नालायक लड़की, ये तू क्या कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बहू को धक्का मारने की? बेशरम कही की। तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस निकम्मे को सांत्वना देने की? मैंने क्या कहा था? ये लड़की किसी लायक नहीं है।
इससे बुरे बर्ताव की जगह और किसी भी चीज की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और आपसे भी माँ। देखा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, लेकिन तुम लोगों के समझते ही नहीं। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं मिलना मुझे किसी से भी। मुझे अपने कमरे में अकेले रहना है, आप सबसे दूर। आप सबके सब बुरे हो, बहुत बुरे। तुम दोनों तो आज इसे प्यार दुलार देने चली गई, लेकिन खबरदार, जो आइंदा से तुम दोनों ने या फिर वो जैस्मिन और पानी इसके पास भी गई तो कोई जरूरत नहीं है इसे प्यार देने की। इसे जो करना है करने दो, और अब तो इसके मन का ही होने दो। पर माँ जी, वो जो कुछ भी कर रही है वो सब गुस्से में कर रही है। इस बात का उसे बाद में बहुत पछतावा होगा। और गुस्से में तो अच्छे से अच्छे लोग भी अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ माँ जी, इस समय उसे अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो इतनी समझदार भी नहीं है जो खुद ब खुद ठीक हो जाए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है माँ जी, इसीलिए उसे परिवार के साथ की बहुत जरूरत है। इस घर में वो बस अपने भैया से ही जुड़ी हुई है। आपके साथ भी उसकी ठीक से नहीं बनती, और हमें तो उसने अभी तक ठीक से अपनाया भी नहीं है। अब उसके चारों भाई तो दिन रात काम करने के कारण व्यस्त रहते हैं, वरना वो अगर यहाँ होते तो वो इसे समझा देते। अरे कुछ नहीं समझ सकती है, समझाने के लिए तो बड़े से बड़े विद्वान भी आकर समझा दे इसे, लेकिन सामने वाली व्यक्ति में भी समझने की चाह होनी चाहिए। वो तो है माँ जी, लेकिन। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं उसकी माँ हूँ, तो तुम दोनों को उसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब उसे अकेला छोड़ दो। वो प्यार दुलार या सांत्वना किसी के भी लायक नहीं है, और ये बात मैं ना जाने कितनी बार दोहरा चुकी हूँ। अगर फिर से तुम चारों में से उसके पास कोई भी गया तो उससे पहले मैं तुम चारों की बैंड बजाऊंगी। सरिता के इस आदेश के कारण अब भाभी आगे कुछ भी नहीं कर पाती। देखना बानी, कंचन कल से अकेली है अपने कमरे में। नौकर खाना लेकर गया था, लेकिन उसने उसे अंदर आने से मना कर दिया। मुझे तो अब उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मुझे भी जैस्मिन, लेकिन अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अक्षरा और प्रार्थना ने बताया कि उन्हें माँ जी ने सख्त मना कर दिया है वहां जाने से, और अगर हम भी वहां पर चली गई तो माँ जी हमारी बैंड बजा देगी। बेचारी कंचन, कभी कभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि ऊपर वाले ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है। कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, और कोई गूंगा होता है तो कोई बहरा होता है। ऐसा नहीं है जैस्मिन, मेरी नानी कहा करती थी कि ऊपर वाले ने सब में बराबर की कमियां डालकर भेजा है। बस सबकी कमियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जीवन में वही जीत जाता है जो अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बनाकर खुशी से जीता है। और यही बात कंचन को भी करनी होगी, वरना ऐसे ही रो रो कर वो खुद की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सो तो है बानी, और अब वो चाहकर भी अपना कालापन दूर नहीं कर सकती। इसीलिए जो है उसी को उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, और उसे जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो है कि बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बस अपना घमंड ही लेकर बैठी है। यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं, और कंचन अब तक अपने कमरे से बाहर आई नहीं होती है। ये क्या है माँ, आप ऐसा कैसा कर सकती हो? हमें कंचन के पास जाने दीजिए, उसे कमरे के बाहर निकलने दीजिए। अरे आपके कारण हम भी नहीं जा पा रहे, और वो खुद तो बाहर आने से रही। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए ही मैं तुम लोगों को भी मना कर रही हूँ। मत जाओ उसके पास, और 2 दिनों तक अकेली रहेगी तो अच्छे से उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। बस कीजिए माँ, इतनी भी निर्दयी मत होइए ना। बकवास मत कर विपुल। माना कि मैं निर्दयी हो रही हूँ, लेकिन उसने काम ही वैसा किया है। तुम लोग नहीं जानते इसका कालापन कम करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। 50 जगहों से 50 अलग अलग चीजें मंगवाई थी मैंने, इतनी जगह फोन घुमाया, और तब जाकर रौनक जैसा अच्छा लड़का मिला। लेकिन नहीं, इस लड़की ने तो सारा रायता फैला दिया। तभी वहां पर अक्षरा आती है। माँ जी, वो कंचन के कमरे का दरवाजा खुला था,
इसलिए मैं कमरे के अंदर चली गई और उसके कमरे में से ये चिट्ठी मिली है। जल्दी पढ़िए इसे कि आखिर इसमें क्या लिखा है। ये तो क्या कह रही है? ला दे मुझे। माँ और भैया, मैं जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरा ये काला रंग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। बचपन से लेकर आज तक अपनी बदसूरती के कारण मैंने केवल दुख ही सहा है और अब आगे और दुख सहने की ताकत नहीं है मुझ में। मेरे कारण आपको भी बहुत गुस्सा, शर्मिंदगी और चिड़चिड़ होती है ना माँ। इसीलिए अब मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना करना आप सब। जीते जी तो कभी खुशी से नहीं रह पाई, लेकिन मरने के बाद भगवान जी के पास जाकर खुश रहना चाहती हूँ। क्या? इसका मतलब हमारी कंचन आत्महत्या करने गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। विपुल बेटा, कंचन को बचा ले बेटा। ये चिट्ठी आज की ही है और अभी 9 बज रहे हैं। 8 बजे के करीब लिखी होगी उसने। जा बेटा, जाकर देख ले कि कहाँ है वो। यही आसपास ही होगी। जाकर कहाँ पर जाएगी वो हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। हाँ माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हम तीनों मोहल्ले में देखते हैं। विपुल घर के पास वाले सुसाइड पॉइंट पर जाता है और वहां पर रोती हुई कंचन को देखता है। मुझे पता था कंचन कि तू यहीं पर होगी। भैया, आप यहाँ पर? कंचन विपुल के गले लगती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। मुझे नहीं मरना भैया, मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकती क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तो खुली सांस भी नहीं ले सकती। क्यों भैया, मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है? पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है। बस कर कंचन, अब रोना बंद कर दे, हिम्मत जुटा और चल। घर पर सब तेरी राह देख रहे हैं। इतनी परेशान हो रही है वो तेरे लिए। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। हाँ, ये सच है कि मैं अंदर से मरना चाहती हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आज अगर मैं आपके साथ वापस घर चली आई तो घूम फिर कर वही सब होगा, वही दुख, वही दर्द। लेकिन भैया, मुझ में वाकई में उतनी सहन शक्ति नहीं रही अब। आज तक मैंने बहुत सह लिया, इसीलिए मैं आपके साथ घर पर नहीं आऊंगी। आप जाइए, चले जाइए यहाँ से। आपको मेरी कसम भैया, दूर रहिए मुझसे। ये तू क्या बकवास कर रही है कंचन? रुक जा प्लीज कंचन, मेरी बात सुन ले। नहीं भैया, आज तो मैं मरकर ही रहूंगी। मुझे मरना ही होगा। इस दुनिया में जीकर मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ भैया, आप अपना और सबका ख्याल रखना। लव यू भैया। रुक जा कंचन। कंचन पीछे सरके। उससे पहले ही विपुल उसे पकड़ लेता है और वो उसे जबरदस्ती उस जगह से दूर लेकर जाता है और एक सुरक्षित जगह जाकर बैठता है। आपने मुझे क्यों रोका भैया? मुझे मरना होगा, जाना ही होगा यहाँ से। इस धरती पर मैं आप सबके लिए और खास करके माँ के लिए किसी बोझ से कम नहीं हूँ। मैं घमंडी हूँ और बुरी हूँ। मुझ में दुनिया की सारी खामियां हैं, लेकिन मेरे अंदर का दर्द कभी कोई देख ही नहीं पाया और ना ही मुझे आज तक कोई समझ पाया है। ये तू कैसी बातें कर रही है कंचन? अरे हम कोई पराई लोग हैं क्या? हम तो तेरे अपने ही है ना, तो हमें तेरा दर्द क्यों पता नहीं होगा? अगर सब तुझसे प्यार नहीं करते, तेरा दर्द नहीं समझ पाते, तो तेरे जाने की खबर सुनकर सबकी जान ऊपर नीचे नहीं होती। और खास करके माँ की। माँ ने तो कह दिया है मुझसे कि तुझे किसी भी हाल में सही सलामत घर वापस लेकर आना है। इसलिए चल कंचन, अपने घर चल। क्या कहा? माँ ने ये सब कहा? हाँ कंचन, माँ ने ही ये सब कहा है। अरे वो चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, ताने कस ले, लेकिन है तो वो हमारी माँ है ना, और उनके गुस्से में भी उनकी गहरी ममता छुपी हुई है। यह सुनकर तो कंचन और ज्यादा भावुक हो जाती है। फिर वो विपुल के साथ घर चली जाती है
और कंचन को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आती है। कंचन बेटा, तू आ गई। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? पागल वागल हो गई थी क्या? ऐसा कोई करता है क्या? माँ। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ती हैं। एक पल के लिए तो मुझे ये लगा था कि मैंने तुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तुझे वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मेरा दिल इतना भारी हो गया था कि मैं अपनी जान ही देने चली गई। चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते बेटा। हम सब है ना तेरे लिए। मैं भले ही तुझ पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन है तो तू मेरी ही औलाद ना। और खबरदार, जो आइंदा से ऐसी पागलों जैसी हरकत की तू। हाँ माँ, नहीं करूंगी मैं ऐसा। फिर बाद में भाभी अभी कंचन के साथ बातें करती हैं। कंचन, क्या हम तुमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ भाभी, बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो, हम जानते हैं कि तुम हमें अपना नहीं मानती, लेकिन फिर भी कंचन, एक नौकरानी समझकर ही सही, तुम अपनी दिल की सारी बातें और मन में दबी हुई सारी उलझनें हमारे साथ बांट सकती हो। हाँ कंचन, इससे तुम्हारा मन भी हल्का होगा और हम भी तुम्हें सही सुझाव दे सकेंगे। तुम छोटी हो, इतनी समझदार भी नहीं हो, इसीलिए कभी कभी ना समझ होने के कारण अक्सर लोग गलत राह पर चल पड़ते हैं। और तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ, तुम्हारा मन तो साफ है ना। और वही असली सुंदरता भी होती है। जानती हूँ कि आजकल ये बात काफी ट्रेंड में है। खूबसूरती मन से होती है, बाहरी सुंदरता से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर गौर से सोचकर देखा जाए तो वाकई में ये बात सच है। जो इंसान अपने स्वभाव और मन से अच्छा होता है, उसकी सुंदरता तो बाकी सुंदर व्यक्ति से भी ज्यादा झलकती है। और हमने कई बार देखा है कंचन कि तुम बंगले के बाहर आए भिखारियों की हमेशा मदद करती हो। हर महीने आश्रम के बच्चों को खाना, कपड़े और पैसे भेजती हो। और ये सब तुम्हारी सुंदरता ही तो है। जितना तुम्हारा किरदार अच्छा होता है, उतनी ही तुम्हारी सुंदरता बढ़ती है। इसीलिए तुम अपनी सुंदरता की परिभाषा को बदलो और अपना थोड़ा नजरिया भी बदलो। फिर देखो, जीवन जीना कितना आसान और सुकून से भरा हो जाएगा। शायद आप सही कह रही हो भाभी। मैं ही गलत थी, जो खुद को हमेशा कोसती रही। लोग तो इतनी सुंदर सुंदर हीरोइन पर भी कितने गंदे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वही लोग गंदे होते हैं। उनका नजरिया गलत होता है और उन्हें तो बस बातें बनाना आता है। हाँ कंचन, बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू सो मच भाभी, जो आप दोनों यहाँ पर आए और मुझे इतने अच्छे से समझाया। कोई बात नहीं कंचन, और आज तुमने हमें दिल से भाभी कहा है और इसीलिए हमें तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे कंचन, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, तो इस बार तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर हम एकदम अच्छे से तैयारियां करेंगे और एक शानदार पार्टी होगी। क्यों प्रार्थना? हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत रो लिया तुमने कंचन, लेकिन अब से तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। आगे से तुम अपने जीवन में बस खुशियां ही मनाओगी। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। कंचन के जन्मदिन के लिए घर वाले काफी तैयारियां करते हैं और सरिता खुद उसके लिए तोहफे खरीदने जाती है। सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ सेट है। बहुत खूब। वैसे केक का ऑर्डर दिया कि नहीं? अगर नहीं दिया है तो 3 लेयर का ही केक मंगवाना। और हाँ, वो शहर की सबसे बड़ी और नंबर 1 बेकरी से ही मंगवाना। नहीं माँ जी, इस बार केक बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इस बार कंचन के साथ उसकी 4 भाभियां हैं और हम चारों मिलकर अपनी प्यारी सी ननन के लिए एक बड़ा ही प्यारा केक बनाएंगे। और उस केक में मिठास के साथ साथ हम चारों का अगणित प्यार भी मिला हुआ होगा। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, बस इस बार उसका जन्मदिन अच्छे से हो जाए। मैंने जाने अनजाने में उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन अब तो मैं उसके चेहरे पर खुशी ही देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर जन्मदिन की सुबह जब सरिता कंचन को विश करने के लिए उसके कमरे में जाती है, तब वो उसे फर्श पर बेहोश पड़ी देखती है।
ये क्या? कंचन, इसे क्या हो गया अचानक से? हे भगवान, इसकी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही। कंचन बेटा, आंखें खोल ना बेटा, कुछ तो बोल कंचन। काश मेरे चारों बेटे यहाँ पर होते। विपुल, बेटा जल्दी आ यहाँ पर। बबुओ, जल्दी आओ, मेरी कंचन को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है कंचन को? देखना बेटा, ये बेहोश पड़ी है। ना जाने इसे अचानक से क्या हो गया। इसकी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही माँ। हमें फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद 3 घंटों में कंचन को होश आ जाता है। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? घबराइए मत। पिछले कुछ दिनों में पेशेंट के साथ बहुत कुछ हुआ है और मानसिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण शारीरिक रूप से भी कमजोरी आ गई है और ऐसे में सांस लेना घुटन होना आम सी बात है। मैं फिलहाल के लिए दवाई दे रहा हूँ, लेकिन पेशेंट का जरा ख्याल रखिए। उसके आसपास तनाव भरा वातावरण नहीं होना चाहिए। वो मानसिक तौर पर जितना खुश रह पाए उतनी खुशियां दीजिए उसे। दवाई दूंगा तो उसके रिएक्शन से पेशेंट की सेहत पर और भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी कम है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर। मैं अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी तो क्या, उदासी का साया तक नहीं आने दूंगी। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया मेरी बेटी ने, लेकिन अब और नहीं। कंचन हॉस्पिटल से घर जाती है, तभी उसे बहुत ही अच्छा बर्थडे सरप्राइज मिलता है और उसका बर्थडे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तबीयत खराब होने के कारण अब भाभियां पहले से कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती हैं और ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, ये लो कंचन, ये तुम्हारे लिए है। वाह भाभी, ये स्टैंड और ये सब, ये तो पेंटिंग का सामान है। हाँ कंचन, हमें सतीश और गौतम जीजू ने बताया कि तुम्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि तुम पेंटिंग करो और खुश रहो। वाओ, ये सब तो एकदम ब्रांडेड सामान है। थैंक यू सो मच भाभी। यू आर मोस्ट वेलकम कंचन। अब जल्दी से अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाओ। हम सभी तुम्हारी पेंटिंग देखने के लिए बेताब है। हाँ भाभी, जरूर बनाऊंगी। फिर अगले दिन कंचन बंगले के गार्डन में बैठकर पेंटिंग बनाने लगती है। उनके घर के बगल वाले बंगले में कोई नए लोग रहने आए होते हैं, अर्जुन और उसकी माँ शोभा। हेलो, मेरा नाम अर्जुन है। सॉरी हो, आपके पर्सनल स्पेस में ऐसे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन खुद को आपकी तारीफ करने से रोक ही नहीं सका। और आप तो काफी कमाल की पेंटिंग बनाती हो। रियली ग्रेट वर्क। मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा नाम कंचन है। ओ हेलो कंचन, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे आप और आपकी माँ यहाँ पर 2 हफ्ते पहले ही आए हो ना? हाँ कंचन, वैसे मेरी कजिन का जन्मदिन आने वाला है। उसने हाल ही में नया घर भी लिया है, तो क्या तुम उसके घर के लिए एक सुंदर सी पेंटिंग बनाकर दे सकती हो क्या? फिर वो पेंटिंग मैं उसे बर्थडे गिफ्ट कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी कजिन के लिए पेंटिंग बनाने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। दैट्स ग्रेट। फिर कंचन अर्जुन के लिए पेंटिंग बनाती है और इस तरह दोनों के बीच पेंटिंग के जरिए अच्छी दोस्ती होने लगती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे माँ, आपने पहले जो जो फेस वॉशेस, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाए थे वो आपने वापस मंगवाए हैं ना? अब से मैं वो सब लगाऊंगी और अपने कालेपन को कम करके ही रहूंगी। नहीं बेटा, तुझे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तू जैसी है वैसी ही बहुत खूबसूरत है। अरे खोट तो मुझ में ही थी और तेरे उस गुस्सेल स्वभाव में मेरा ही हाथ था। मैंने तुझे हमेशा कोसा ही है, खुद से प्यार करना कभी नहीं सिखाया तुझे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ वो सब, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। और हाँ, मैं ये सब बस अपने सेल्फ केयर के लिए कर रही हूँ। मुझे भी अपने रंग से अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए रोने का क्या फायदा है?
लेकिन हाँ, जो मेरे हाथ में है, जैसे कि मेरा कालापन कम करना, वो तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं दिन में नहीं, रात में ही जाती हूँ, ताकि धूप से मेरा चेहरा और ज्यादा काला ना पड़ जाए। अरे नहीं कंचन, ये तू क्या बोल रही है? हाँ कंचन, सेल्फ केयर तो समझ आता है, लेकिन तुम तो इस रंग में भी बहुत खूबसूरत हो। सच में कंचन, देखने वाला तुम्हारा मन और स्वभाव देखेगा, रंग नहीं। और हमने ये बात पहले भी समझाई थी ना तुम्हें, तो तुम वापस ये सब क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या कंचन, जरा खुलकर खुशी से जियो, ना कि इस दबाव के साथ कि तुम्हें अपना कालापन कम करना है। भूलो मत, सुंदर से सुंदर हीरोइन को भी एक दिन बूढ़ा ही होना है, और बाहरी खूबसूरती एक ना एक दिन समय के साथ ढल ही जाती है, लेकिन भीतरी खूबसूरती समय के साथ तो क्या, व्यक्ति के मरने के बाद भी ढल नहीं पाती, क्योंकि वो अनमोल होती है। हाँ कंचन, प्रार्थना बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है भाभी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज फिर से आप लोगों ने मेरे नजरिए को बदला है, और ये काम कोई थेरेपिस्ट कर ही नहीं सकता, जो आप सब यानी मेरे अपने परिवार ने किया है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ और ही थी, और अब धीरे धीरे मैं चीजों को समझ पा रही हूँ और अपने आप पर काम भी कर रही हूँ। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही जीवन में अपने अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़, फिर देख सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि वो हर वक्त खुद में और दूसरों में बुरी से बुरी बातें ही देखता है, जबकि हर किसी में भर भर कर अच्छाई होती है, और हमें तो बस उसे पहचानना है और उसके साथ आगे जाना है। एग्जैक्टली माँ, अब तो मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, जैसे कि पेंटिंग करना, बीच पर जाकर सैंड कैसल बनाना, नाइट राइड्स करना, अपने फेवरेट कपकेक बनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी करने जाना, और ढेर सारी चीजें। आपको पता है, मेरा तो एक नया दोस्त भी बना है, अर्जुन नाम है उसका। हमारे बगल के बंगले में ही रहता है, वो भी अपनी माँ के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते हुए तो बहुत अच्छी लगती है। देख, तेरा तो चेहरा भी चमकने लगा है। थैंक यू सो मच माँ। फिर जब भाभियाँ अर्जुन और कंचन को साथ में बात करते हुए देखती हैं, तभी क्या बात है, कंचन जब जब अर्जुन के साथ रहती है तब तब ये बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। हाँ जास्मीन, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब यही देखो ना, कंचन ने खुद से अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाना चाहा, तो अचानक से उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। लोग सच ही कहते हैं, अच्छाई ही अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। हाँ बानी, मैं तो कहती हूँ कि हमें इस अर्जुन से मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ जास्मीन, अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर बाद में। जी बोलिए ना, आप दोनों कंचन की भाभी हो ना? हाँ अर्जुन, हम यहाँ पर बस यही कहने आए हैं कि तुम यूं ही कंचन के साथ दोस्ती बरकरार रखना। वैसे उसकी कहानी तुम्हें नहीं पता कि उस बेचारी ने अपने रंग के कारण बहुत दुख झेला है। कभी उसका इतना अच्छा दोस्त भी नहीं बना है जितने कि तुम हो अर्जुन। हाँ अर्जुन, कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे घर पर बहुत सारी चीजें हुई, जिस कारण हमें कंचन की बहुत चिंता रहती है। मैं सब जानता हूँ, कंचन ने मुझे सब कुछ बताया है, और उसका स्वभाव तो बहुत ही साधारण है, नेक है, और उसी कारण मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन कंचन जैसी फ्रेंड कभी नहीं रही। वो तो बिल्कुल अलग है, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे उस चीज से इतनी कूल और अमेजिंग फ्रेंड मिली। चलो अच्छा है, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही उसे बाहर घुमाने लेकर जाया करो, दोस्तों के बीच रहकर वो और ज्यादा खुल पाएगी। बेचारी जीवन भर अकेली ही रही है। जी भाभी, अब हम दोनों अगले हफ्ते गोवा जाने वाले हैं, वो भी पूरे 5 दिनों के लिए। और हम दोनों जब भी एक साथ होते हैं तो मुझे तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता, और एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। फिर अर्जुन और कंचन साथ में गोवा घूमने जाते हैं।
और इस तरह समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अरे ये क्या कंचन, हम बीच पर जा रहे हैं तो तुम ये पूरे कपड़े क्यों पहन रही हो, जबकि मैंने तो शॉर्ट्स पहने हैं और तुम्हें भी वहां पर उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि एक आम आदमी बीच पर पहनता है। नहीं अर्जुन, मुझे सबके सामने ऐसे जाने में अच्छा नहीं लग रहा। मेरा ये काला बदन, वो मुझे। देखो कंचन, मैं तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरह समझ सकता हूँ। माना कि तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ घाव अब भी हैं जो भरे नहीं हैं, और इसीलिए तुम अब भी थोड़ी बहुत इनसिक्योर हो अपने रंग को लेकर, जो एकदम जायज है। इतने सालों का दुख चंद दिनों में ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, बस इतना याद रखो कि तुम्हें खुद के लिए खुश रहना है, ना कि दूसरों के लिए। तुम्हें जो सही लगता है वो सब करो, और तब ये मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा। तुम्हें शॉर्ट्स पहनने हैं तो पहनो, दिखने दो तुम्हारा काला रंग, क्या फर्क पड़ता है। जो है उसे गर्व से दिखाओ और खुशी से जियो, एकदम सीना तान कर। हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस तरह अर्जुन की बातों से कंचन समझ जाती है और वो शॉर्ट कपड़े पहनकर बीच पर चली जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर पर सरिता की सहेली रेशमा आती है, तभी। और ये सब क्या है सरिता? मैंने तेरी बेटी कंचन को कई बार तेरे पड़ोसन के बेटे अर्जुन के साथ देखा है, जरा समझा दे उसे। वो फिर से वही गलती कर रही है। एक अमीर और हैंडसम लड़के के साथ रहकर वो उससे उम्मीद लगा बैठेगी कि वो उसे हाँ कर देगा, लेकिन उसकी जैसी काली लड़की को कोई हैंडसम लड़का हाँ कर ही नहीं सकता। देखना तू, रौनक की तरह ये लड़का भी उसे ठुकराने ही वाला है। अरे बस करो रेशमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कहने की? मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है, समझी कि नहीं? और उसका जीवन साथी हैंडसम होगा या अमीर होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि वो जो भी होगा वो उसे जीवन भर खुश रखेगा। मेरी बेटी का मन साफ है, इसलिए वो बहुत सुंदर है, और बदसूरत तो तू है क्योंकि तेरा मन काला है। अरे ये क्या सरिता, ये सब तू कह रही है? अरे एक समय पर तो तू खुद ही अपनी बेटी को कोसती थी। हाँ हाँ, मैं ही कह रही हूँ ये सब। और पहले मैं मेरी बेटी को कोसती थी क्योंकि उस वक्त मेरी सोच कुछ और थी, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो रेशमा काकी, अगर आपका बकवास करके हो गया हूं तो निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि हम अपनी ननन के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुन सकते। और अगर आपने और कुछ भी कहा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ काकी, इसीलिए दफा हो जाइए यहाँ से और वापस यहाँ पर कभी मत आना। रेशमा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये देखकर कंचन फिर एक बार भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा से ही आप सबको बुरा समझा, गलत गलत कहा, लेकिन आप सबने पिछले कुछ दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे कितना समझाया है, जीवन में खुश रहना सिखाया है। और आज तो आप सबको मेरी साइड लेकर लड़ते हुए देखकर मुझे तो सच में विश्वास हो गया है कि अपने लोग ही सब कुछ होते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। लव यू टू हमारी प्यारी ननन। और हाँ बेटा, माफी तो मुझे भी तुझसे मांगनी चाहिए। जो प्यार मुझे तुम्हें हमेशा देना चाहिए था वो मैं समय पर दे ही नहीं पाई, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ तेरे जीवन में कभी उदासी नहीं आने दूंगी। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ अर्जुन, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? नहीं कंचन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या अर्जुन? आई लव यू कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हाँ कंचन, मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में कब बदल गया, लेकिन अब मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ मैं। विल यू मैरी मी? लेकिन अर्जुन, मैंने तो तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से ही देखा है, उसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं, तो फिर मैं ये सब कैसे? इट्स ओके कंचन, तुम्हें पता है अर्जुन,
ये बात तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतना अमीर और हैंडसम लड़का मुझ जैसी काली लड़की से प्यार कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर सकता कंचन? आखिर तुम में क्या कमी है? उल्टा तुम्हारी माँ सच ही कहती है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। थैंक यू सो मच अर्जुन। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इस रिश्ते को जैसा ही वैसा ही रखना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा समय और चाहती हूँ। कोई बात नहीं कंचन, तुम समय ले सकती हो। देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं और धीरे धीरे कंचन को भी अर्जुन से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।